जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। फाइनल रिपोर्ट का है और फाइनल रिपोर्ट की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा है निशाना। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें इससे पहले आपको, एमएल लाठर बने हैं डीजीपी। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया, और प्रदेश के खाकी को मिला है नया मुखिया। एमएल लाठर बने हैं डीजीपी। आज ही 3 नाम आए थे सामने, जिसके बाद ये जिम्मेदारी मिल चुकी है अब एमएल लाठर को। और हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ऋतुराज, एमएल लाठर डीजीपी बने हैं, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। देखिए खुशबू, इसके कई तरह के मायने हैं। डीजीपी एमएल लाठर, फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लग गई है और बहुत पहले से ही फर्स्ट इंडिया ने ये कह दिया था कि अगले डीजीपी जो होंगे एमएल लाठर होंगे। कार्यवाहक रूप में इनको डीजीपी का चार्ज दिया था जब भूपेंद्र सिंह ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति ली थी, माफ कीजिएगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। इसके बाद इनको कार्यवाहक रूप से लिया था और स्थायी रूप से नियुक्ति हो गई। बता देना चाहूंगा कि 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, या तो 2 साल या फिर इनकी सेवानिवृत्ति तक ये डीजीपी रहेंगे। तो यह एक बड़ा बात है और इसके मायने ये हैं कि जो राजीव दासोत हैं वो करीब करीब इस जो डीजीपी बनने के उसमें पिछड़ गए हैं, क्योंकि उनकी जून 2021 में सेवानिवृत्ति है। और यदि बात करें अगर नियमित सेवानिवृत्ति के रूप में ये सेवानिवृत्त होते हैं एमएल लाठर, तो इनकी सेवानिवृत्ति होगी मई 2021 में। तो इस तरह से करीब करीब ऐसा माना जा रहा है कि राजीव दासोत इस दौड़ में पिछड़े माने जा रहे हैं। अलबत्ता जो अगले डीजीपी के लिए जो चांस है वो बीएस सोनी का माना जा रहा है और ये अभी एसीबी में डीजी हैं। और इस तरह से हम अगर इसको मायने लिए जाएं तो, क्योंकि 2022 तक बीएस सोनी रिटायर्ड होंगे और रिटायरमेंट के भी बात नहीं, अब सरकार ने अपना जो तौर तरीका है वो बदला है डीजीपी की नियुक्ति का। यूपीएससी को बाकायदा लिस्ट भेजी जाती है जिसमें से यूपीएससी 3 नामों का पैनल भेजती है, जैसे इस मामले में हुआ था। एमएल लाठर के साथ अक्षय मिश्रा का नाम था और राजीव दासोत का नाम था, लेकिन एमएल लाठर को चुना गया। और एमएल लाठर जो हैं 1987 बैच से आईपीएस हैं। हरियाणा इनका मूल जो जिला है हरियाणा है और ये कई पदों पर रह चुके हैं, जिसमें कानून व्यवस्था से लेकर तमाम जो पद हैं पुलिस से जुड़े हुए उनमें ये रह चुके हैं। सीआईडी में रह चुके हैं, सिविल राइट्स में रह चुके हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं। एक लंबा तजुर्बा हम देख सकते हैं इनका। और चूंकि एसपी रह चुके हैं उदयपुर में, कोटा रूरल में, धौलपुर में, दौसा में, सिरोही में, तो एक लंबा तजुर्बा हम देख सकते हैं। और विविध जो पुलिस से जुड़े प्रशासनिक महकमे हैं या फील्ड वर्क है, इनमें इनकी सक्रिय भूमिका है। और एक नए तरीके की सोशल इंजीनियरिंग देखने को सामने मिल रही है, क्योंकि अभी हाल ही में हॉप बनी श्रुति शर्मा है, तो मोहनलाल लाठर अगर जाति से बात करें तो जाट जाति से आते हैं। इसी तरह निरंजन आर्य एक दलित चेहरा सीएस के रूप में बनाया गया है। तो एक अलग अनोखी सोशल इंजीनियरिंग जिसके लिए सीएम गहलोत जाने जाते हैं वो दिखाई देती है इस तमाम नियुक्ति प्रक्रिया। बिल्कुल ऋतुराज, आपने तमाम बातें बताई कि किस तरीके से एमएल लाठर का जो पूरा एक्सपीरियंस, और लगातार हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके का सफर रहा है डीजीपी का। लेकिन अब जब ये बड़ी जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी है, इसके तहत सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या होंगी अगर ऐसे देखा जाए अब तो? देखिए वैसे एमएल लाठर को अभी कार्यवाहक रूप में डीजीपी का चार्ज मिला हुआ था, तो इनकी प्राथमिकता सबसे पहले वही होगी। जैसे अभी जो गुर्जर आंदोलन है वो चरम सीमा पर है और वार्ता के बावजूद एक सुलह की जो रास्ता है वो नहीं बन रहा है। तो सुलह का रास्ता बनाकर टेबल पर लाना, खासतौर पर क्योंकि गुर्जर आंदोलन में हम देखते हैं कि पटरी पर ही आने सरकार के आके बात करने की बात कही जाती है बार बार, और यह इस बार बड़ा हठधर्मिता रूप में ही ये बातें ज्यादा कही जा रही हैं और काफी फैलाया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने करीब करीब समझौते के ज्यादातर बिंदु मान लिए हैं।
यदि बैकलॉग का बिंदु है तो वह बैकलॉग का बिंदु अभी फिलहाल हल नहीं हो सकता, और 7 दिन में समिति बनाकर हल किए जाने और अन्य तरह की तमाम बातें जो देवनारायण योजना के तहत लाभ दिए जाने की वो तो अब सिर्फ यह बात सामने आती है कि सुलह की ऐसी कौन सी बिंदु तलाशा जाए, ऐसे कौन सा राह तलाशी जाए। हालांकि जो IAS हैं नीरज के पवन वे गए हुए हैं और वो ये कह के कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भविष्य में से समझौता लागू नहीं होगा बल्कि तत्काल लागू होगा। तो लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ता है और पुलिस की आफ्टर ऑल इसमें पूरी क्या जिम्मेदारी रहती है ताकि उग्र आंदोलन ना फैले और जो जनता को आम जनता को तकलीफें हो रही है, इंटरनेट बंद है या अन्य तरह की तकलीफें जो झेल रही है जनता वो नहीं झेल सके। तो इस तमाम बातों को इनको ध्यान रखना होगा। लॉ एंड ऑर्डर निस्संदेह सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कई बार जो वैमनस्यता फैला दी जाती है सोशल मीडिया के जरिए, इस पर खास तौर पर निगाह रखनी होगी। सीमाओं पर जो जिस तरह की तस्करी या इस तरह की चीजें होती है उस पर निगाह रखनी होगी। जो अंतरराज्यीय क्राइम की स्थिति कई जिलों में और कई राज्यों में बढ़ रही है, खासतौर पर सीमावर्ती जो राज्य हैं वहां से अपराध के नए नए रूप और संगठित क्राइम जिस तरह से बढ़ सकता है उसको देखने की यहाँ पर जरूरत होगी। और इन तमाम बातों को पहलुओं को जानते हुए ML लाठर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रशासनिक और फील्ड की भूमिका निभाई है। ऐसे में ML लाठर का एक चेहरा जो है वो सामने आया है। खास तौर पर इनको चुनाव का भी अनुभव है। चुनाव के समय इन्होंने जो कानून व्यवस्था की स्थिति संभाली थी उसका भी अनुभव है। तो निसंदेह ये तमाम अनुभव काम आएंगे। ऋतुराज, निश्चित तौर पर अनुभव काम आएंगे और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि लंबा एक्सपीरियंस रहा है काम करने का, ऐसे में अगर नेचर को समझे हम लाठर के, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री को भी हमने कई बार देखा है ऋतुराज, हर मीटिंग में वो अक्सर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, अक्सर इसको लेकर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। ऐसे में जब अब नई जिम्मेदारी के तहत काम होगा लाठर का, तो उनके कार्य करने की योजना किस प्रकार की होगी, और अगर एक नेचर को उनके हम समझे आगे तो किस तरह के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, आने वाले समय में निश्चित रूप से जो कानून व्यवस्था है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है, साइबर क्राइम सर्वोच्च प्राथमिकता है और केवल गृह विभाग और पुलिस विभाग ही ऐसा महकमा है जिसकी कई बार मुख्यमंत्री ने इन अभी तक के करीब 1 साल 10 महीने में कई बार मीटिंग ली है। और जो महकमे हैं उनकी अभी तक मुख्यमंत्री ने जो मीटिंग ली है वो 3 बार ली है, लेकिन विशेष रूप से फोकस करते हुए मुख्यमंत्री ने क्राइम पर और साइबर क्राइम पर इसको लेकर अलग अलग तरह के दिशा निर्देश किए। तो आने वाले समय में जो फोकस पॉइंट रहेगा वो यह रहेगा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात नजर आती है कि जिस तरह से SCB को मजबूत किया है मुख्यमंत्री ने, खासतौर पर BL सोनी को वहां पर लगाकर, और दिनेश MN पहले इसमें रह चुके हैं और कई तरह की भूमिका निभा चुके हैं। तो एक मजबूत स्थिति SCB की भी देखने को मिलती है। तो भ्रष्टाचार के मामले कितने ज्यादा पकड़े जा सकते हैं इस पर पूरा फोकस मुख्यमंत्री का रहा है। लेकिन DGP का जो विषय है वो मुख्यतः कानून व्यवस्था का विषय रहता है, अपराध को नियंत्रण करने का विषय रहता है, अंतरराज्यीय अपराध नहीं बढ़े राज्य में वो विषय रहता है, तस्करी मादक पदार्थों आदि। चलिए ऋतुराज, लगातार नजर रहेगी। हमारे साथ खुद DGP ML लाठर साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। और सर, ये आधिकारिक पुष्टि हुई, इसलिए सबसे पहले बधाई भी आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो नई जिम्मेदारी है जिसकी आज ऑफिशियल बात हो रही है, सबसे पहले सर क्या कदम रहेंगे जो राज्य के लिए उठेंगे? देखो मैडम, जो सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं वही हमारी प्राथमिकताएं हैं जी। सबसे पहले तो जो क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, ये सभी हमारी प्रायोरिटी रहेगा और हमारी जो पुलिस का वेलफेयर है वो ध्यान में रखा जाएगा। जी सर, कुछ अगर आप विस्तार से बता पाएं, जैसे अभी गुर्जर आरक्षण आंदोलन एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ कई बार हम इस तरह की खबरें भी देखते हैं जब क्राइम पर लगातार मुख्यमंत्री की मीटिंग भी होती है। ऐसे में सर, प्राथमिकताओं के तहत अगर काम करने की बात हो तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सर? प्राथमिकताएं हमारी आए साल डिसाइड होती हैं और सरकार से डिस्कस के ही तय होती हैं, उन्हीं पे हम अपना काम करते हैं। चाहे वो मैंने आपको जैसे बताया, चाहे वो संगठित अपराधों का हो, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन हो, SC ST है, महिलाएं हैं,
जी। वो सब प्रायोरिटी में है हमारा, जो भी सेंसिटिव इशूज है। सर, आपके आने के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा हमें? तो देखते हैं मैडम, अभी आने तो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई सर एक बार फिर से आपको, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आपके आने के बाद जो भी व्यवस्थाएं हैं वो और ज्यादा दुरुस्त हों, और राज्य को जिस प्रकार से आप मिले हैं उसके बाद जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से चले। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए हमसे और बातचीत करने के लिए। और ऋतुराज